आज हम न्यूमेरिकल करते हैं 3.6 चैप्टर नंबर 3। आपके पास न्यूमेरिकल में जो चीज गिवन दी गई है वो कहा टू मैसेज, आपके पास दो मैच है। उसका जो फर्स्ट में हमारे पास मैच है उसका जो वजन आपके पास सारा हुआ है 52 किलोग्राम। ठीक है जी, 52 किलोग्राम फर्स्ट मैच का वजन है एंड 48 किलोग्राम आर अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। ठीक है, एक दो आपके पास मैस है, एक मेरे पास M1 M2 52 किलोग्राम और 48 किलोग्राम आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग, और दोनों को एक रस्सी के साथ बांधा हुआ है दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, और वो एक करकट वाली पुली के ऊपर से मूव कर रहे हैं। ठीक ना, हरकत कर रहे हैं पुली से ऊपर से, और दोनों को एक रस्सी के जरिए लटकाया गया है। मतलब लटकाने का मतलब उसको वर्टिकली तौर पर लटकाया गया, मुद्दी तौर पर। ठीक ना, जब कोई भी आपके पास दो मैच 1 एंड 2, तो जब उनको हम बिल्कुल हॉरिजॉन्टली आप हॉरिजॉन्टली इसको स्मूथ पे नहीं लटका सकते। ठीक है, कोई भी आपके पास फर्ज का मेरे पास एक रस्सी है, ठीक है, इसके साथ टू मैच में लटकाए हैं। एक मेरे पास आ रहा है 52 किलोग्राम और एक हमारे पास थी 48 किलोग्राम। ठीक है, ये आपके पास एक वर्टिकली लाइन है जिसपे आपने रस्सी है, जिसपे आपने टू मैच को लटकाया हुआ है 52 किलोग्राम और 48 किलोग्राम को, और ये आपके पास एक पुली से ऊपर से रगड़ की महसूस कर रहे हैं। ठीक ना, मतलब ये वापस ज्यादा है, वो वाला कम है, तो ये इस पुली की मतलब जो फ्रिक्शनलेस है इस पुली पे वो रगड़ महसूस करते हैं। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, आपने बताना है रस्सी में क्या टेंशन पैदा होगी एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडीज, और बॉडी में एक्सेलरेशन क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये वाली चीज बतानी है। चलिए हमारे पास गिवन डाटा में आप लिखेंगे गिवन डाटा, हमारे पास मैस M1 इक्वल हमारे पास आ रहा है 52 किलोग्राम और M2 48 किलोग्राम। हमारे पास जो फर्स्ट मैस है वो हमारे पास 52 है और सेंटर मैस हमारे पास कितना आ रहा है 48 किलोग्राम, जिनको एक स्ट्रिंग के साथ लटकाया गया है। ठीक है, दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग। यू नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है, आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड आपके पास होती है। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो आप टू फाइंड में लिखेंगे, टू फाइंड आपने करना भी रस्सी में, मतलब आपने टेंशन बताना क्या पैदा हो रही है, टेंशन इन द स्ट्रिंग मतलब आपने फाइंड करना है। ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, आपने रस्सी में बताना टेंशन क्या पैदा हो रही है, हमारे पास T आप फाइंड करेंगे, और सेंटर में आपने बताना है कि एक्सेलरेशन इन द बॉडीज में एक्सेलरेशन क्या होगी। ठीक ना, एक्सेलरेशन को इस तरह करेंगे, आपने टू चीज फाइंड करनी है। ठीक ना, सॉल्यूशन में लिखेंगे सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में लिखेंगे when two bodies are moving vertically then acceleration इसका क्या होगा। ठीक है, मतलब आपके पास टू बॉडीज है, जैसे मैंने आपको फिगर में बताया था, टू बॉडीज वर्टिकली तो हरकत कर रही है। ठीक है, तो when bodies are moving vertically then acceleration of bodies, तो बॉडीज में एक्सेलरेशन क्या, बॉडीज में एक्सेलरेशन क्या होगी। ठीक है, जब टू बॉडीज आर मूविंग वर्टिकली तौर पर, मतलब मोती तौर पर आपस हरकत कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आप एक्सेलरेशन में जानते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल हमारे पास होगा M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इनटू G, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले आप M1 की वैल्यू पुट कर लें, M1 मेरे पास 52 आ रहे हैं, M2 मेरे पास 48 है, नीचे भी 52 प्लस 48, तो ग्राम में जैसा कि आप जानते हैं मेरे पास 10 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपके पास आ रहा है 10। ठीक है,
52 में आप 48 को माइनस करें 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40 डिवाइड बाय 52 में 48 को ऐड करें 100, तो आप जब 40 को 100 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 0.4 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। तो ये आपने इसका एक्सेलरेशन फाइंड किया, ठीक है नहीं। अब आप यहाँ से टेंशन इन दिस ट्रेन, मतलब रस्सी में क्या टेंशन पैदा हो रही है आप ये बताएंगे, ठीक है। जब टू बॉडीज आर मूविंग वर्टिकली देन टेंशन इन दिस स्ट्रिंग्स क्या होगी, ठीक है। देन टेंशन इन द स्ट्रिंग, व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग vertically, when two bodies are moving vertically then tension in the string आपने बताना रस्सी में क्या टेंशन होगी, ठीक है। when two bodies are moving vertically then tension in the string, तो जैसा कि जानते हैं T is equal to, आपका जो फॉर्मूला था T is equal to 2 m1 m2g into m1 plus m2। यहाँ पे टू बॉडीज आपके पास मूविंग वर्टिकली तौर पर करेंगी तो हमारे पास जो टेंशन इक्वल होगी 2 mass m1 mass m2 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय mass m प्लस mass 2। यहाँ से आप वैल्यू को पुट करें तो एज लिखेंगे m1 मेरे पास 52 है, m2 मेरे पास कितना आ रहा है 48, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपके पास 10 है भी, यहां से m1 और m2 आपके पास 52 और 48 है। आप ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे 2 52 48 10 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना 2 मल्टीप्लाई बाय 52, यहां पास वैल्यू बनेगी 49920 डिवाइडेड बाय 100। आप इसको डिवाइड कर दें 100 पे 499.2 इक्वल होगा आपके पास भी 500 न्यूटन के, ठीक ना। तो आपका जो रस्सी में स्प्रिंग पैदा कितनी हो रही है वो 500 न्यूटन हो रही है, ठीक है भी। सबसे पहले आपने जो लिखा भी आपके पास 2 मैस है m1 और m2, ठीक है। उन दोनों को एक रस्सी के साथ अटैच किया गया है और वो एक हमारे पास पुली के ऊपर से रगड़ पैदा कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब 52 किलोग्राम वजन कभी ऐसे होता है कभी ऐसे, 48 की तरह, 48 52 की तरह, मतलब पुली के ऊपर रगड़ पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने बताना उस रगड़ में टेंशन स्ट्रिंग में क्या टेंशन पैदा होगी और बॉडीज में क्या एक्सेलरेशन पैदा होगी, ठीक है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग हमारे पास TR है, T में फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी A फाइंड करेंगे। जब टू बॉडीज वर्टिकली आपके पास मूविंग कर रही हैं तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा आपने फाइंड किया है। जब टू बॉडीज मूविंग वर्टिकली कर रहे हैं तो उनका रस्सी में टेंशन क्या पैदा होगी, ठीक ना, रस्सी में टेंशन क्या पैदा होगी। अब इसी तरह आपके पास न्यूमेरिकल 3.7 है, तो इसमें आप देखेंगे गिवन डाटा आपके पास यहाँ पे भी 2 ब्लॉक हैं 1 किलोग्राम के। एक ब्लॉक मेरे पास जो एक जिसका वजन जो फर्स्ट ब्लॉक है उसका वजन आ रहा है 26 किलोग्राम, सेकंड का 24 किलोग्राम, आर टैग टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग व्हिच पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। इनको भी एक हमारे पास जो रस्सी के साथ अटैच किया गया है दोनों को 56 किलोग्राम और 24 किलोग्राम को अमुदी तौर पर मतलब वर्टिकली तौर पर। तो आप बताएंगे भी वो एक तो इसमें आपका जो पुली में मतलब फ्रिक्शनलेस पुली में रगड़ क्या पैदा होगी विच अगर 26 किलोग्राम इज लाइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल। अगर 26 किलोग्राम के वजन को आपने उसकी तौर पर फर्स्ट में रखा हुआ है, ठीक है, नीचे रखा हुआ है। जो 24 किलोग्राम मैस इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो हमारे से 24 किलोग्राम अमुदी तौर पर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। 24 जो आपके पास किलोग्राम मैस है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो आपने बताना है 26 किलोग्राम मैस उसकी तो ऊपर एक सतह पर पड़ा हुआ है और 24 किलोग्राम वर्टिकली मतलब मोदी तो ऊपर से नीचे हरकत कर रहा है। तो आपने बताना है इसमें फाइंड T एंड A। T से बता टेंशन इन द स्ट्रिंग, रस्सी में क्या टेंशन पैदा होगी, और सेंटर में बताना आपने एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज, बॉडीज में क्या एक्सेलरेशन पैदा होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप गिवन डाटा लिखेंगे
गिवन डाटा हमारे पास मैथ M1 24 और M2 हमारे पास आ रहा है 26। M1 24 इसलिए लेना क्योंकि आपके पास रस्सी में स्ट्रिंग पैदा हो रही है, ठीक ना। और वो रस्सी में जब वर्टिकली आपके पास मुद्दी तौर पर नीचे की तरफ हरकत करेगी तो हमारे पास मैथ M1 होगा, और इस तरह मैथ M2 आपके पास आ रहा है 26 किलोग्राम। आप जानते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। टू फाइंड वही चीज आपने इसमें पैदा करनी है, टेंशन इन द स्ट्रिंग T फाइंड करेंगे और A फाइंड करेंगे, A एंड T फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन इन द बॉडीज में एक्सेलरेशन क्या होगी, टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, ठीक है, और उसी में टेंशन क्या होगी। तो कैलकुलेशन में लिखें when two bodies when bodies are moving vertically and other body are moving when body are moving, हमारे पास एक बॉडी है वो वर्टिकली तौर पर हरकत कर रही है, एंड अदर बॉडी और दूसरी बॉडी को आपने लिया कि वो मूविंग हॉरिजॉन्टल कर रही है, ठीक ना। आर मूविंग हॉरिजॉन्टल इन द बॉडीज, आर एंड अदर बॉडीज आर मूविंग आपस कर रही है हॉरिजॉन्टल। आपने बताना कि देन एक्सेलरेशन इज क्या होगी इसकी। देन एक्सेलरेशन इज क्या होगा, ठीक है। जब आपके पास एक बॉडी मूविंग वर्टिकली कर रही है और जो दूसरी बॉडी आपके पास मूविंग कर रही है हॉरिजॉन्टल, आपने बताना फिर इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, बॉडी में एक्सेलरेशन क्या पैदा होगा, ठीक है। देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आप फार्मूला यूज करेंगे जब आपके पास एक बॉडी मुद्दी तौर पर और एक बॉडी उसकी तरफ हरकत करे, तो यहाँ पे आप एक्सेलरेशन इन द बॉडीज में एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए A इज इक्वल टू, अब देखिए मेरा M1G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। तो M1 आपके पास गिवन है 24 मल्टीप्लाई G की वैल्यू 10 है डिवाइडेड बाय M1 आपके पास 24 प्लस कितना है 26, 24 को 10 से मल्टीप्लाई करें 240 डिवाइडेड बाय 24 और 26 आपके पास 50 होता है। 240 को 50 पे डिवाइड करें क्या आंसर आ रहा है 4.8 मीटर पर सेकंड, 4.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपने एक्सेलरेशन फाइंड किया, बॉडीज में एक्सेलरेशन क्या होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट व्हेन बॉडी आर मूविंग, अगर आप दोनों बॉडीज को वर्टिकली तौर पर लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा था दोनों बॉडीज को वर्टिकली तौर पर ले, ये आपके पास एक स्प्रिंग है, यहाँ पे मैं 24 किलोग्राम है, यहाँ पे 26 लिया, तो दोनों को मैं आपके पास इधर वर्टिकल तौर पर लेता हूँ, ठीक है, दोनों मैस को वर्टिकल तौर पर। तो यहाँ से लिखेंगे व्हेन बॉडी, दूसरा कर देते हैं व्हेन बॉडी when body are moving, when two लिख लें, when two body are moving vertically, then फिर आपने बताना इसकी टेंशन क्या होगी इन द स्प्रिंग। When two body are moving vertically, then tension in the string। जब आपके पास दोनों बॉडी मुद्दी तौर पर ऊपर से नीचे हरकत कर रही या एक पुली में रगड़ पैदा कर रही है, तो आपने बताना फिर उसकी टेंशन इन द स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी। तो T इज इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग बताना, T इज इक्वल टू M1 M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। यहां से आपके पास M1 24 है, M2 कितना आ रहा है आपके पास 26 है, G कितना आ रहा है वो आपके पास 10 आ रहा है, ठीक है। नीचे भी 24 प्लस 26 M1 और M2 की आपने वैल्यू पुट की है, तो यहां से आप 24 26 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर बनेगा 6240,
6240 डिवाइड बाय 50, ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे 50 पे, तो आपके पास आंसर आएगा भी 124.8, जो कि आपके पास 124.8 को आप 125 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद आपके पास पॉइंट के बाद 2 डेसिमल कम है 8 में, तो ये आपके पास 10 ही कंसीडर होगा, इसलिए आप इसे 125 न्यूटन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है भाई। बहुत ही इजी। तो यहाँ से बेटा आप देखेंगे आपके पास जो एक्सेलरेशन इन द बॉडीज वो आपके पास आ रहा 4.8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से आपने जब रस्सी में स्ट्रिंग टेंशन पैदा की है, व्हेन टू बॉडी आर मूविंग वर्टिकली, तो वर्टिकली तो पर मूविंग हरकत कर रही है, तो आपने बताना भी देन टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगी, ठीक है। तो रस्सी में आप क्या टेंशन पैदा कर रहे हैं, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग T1 M2 ग्राम M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय M1 की वैल्यू पुट की M2 की, तो आपने फाइंड किया आपके पास जो रस्सी में टेंशन पैदा हो रही है वो 125 न्यूटन पैदा हो रही है। आप रिजल्ट में मेंशन कर सकते हैं एक्सेलरेशन इन द बॉडी इज 4.8 मीटर पर सेकंड और टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 125 न्यूटन। अब हम फर्स्ट न्यूमेरिकल 3.8 करते हैं। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ रहा है 3.8। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। आपने के पास कितना टाइम दरकार होगा 22 न्यूटन को चेंज 22 न्यूटन को चेंज करने के लिए, 22 न्यूटन मोमेंटम को चेंज करने के लिए आपके पास कितना टाइम दरकार होगा बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अगर आपके पास फोर्स 20 N हो तो, ठीक है, 20 न्यूटन की फोर्स से आप मोमेंटम में कैसे तब्दीली ला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने बताना भी, अगर आपके पास 22 न्यूटन सेकंड के मोमेंटम को चेंज करने के लिए आपके पास फोर्स दी गई है 20 न्यूटन है, तो 22 न्यूटन मोमेंटम्स को चेंज करने के लिए कितना टाइम दरकार होगा। आपके पास कुव्वत दी गई है 20 N है, मतलब आप 20 N की कुव्वत से मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने के दौरान टाइम कितना लगेगा, आपने सर टाइम बताना कितना लगेगा, ठीक है। गिवन डाटा में आप लिखेंगे आपके पास टाइम कितना लगेगा, चेंज इन मोमेंटम है हमारे पास, तो आप लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू PF माइनस PI। PF से मुराद हमारे पास फाइनल मोमेंटम है और PI से मुराद हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है, ठीक है ना। हमारे पास गिवन दिया गया है PF माइनस PI इज इक्वल टू कितना भी आपके पास 22, ठीक है, कितना आपके पास है 22 न्यूटन सेकंड, ठीक है। तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम जो आपके पास दिया गया 22 न्यूटन सेकंड है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास के फोर्स कितनी है, फोर्स उसने क्या आपके पास 20 N है, फोर्स 20 N गिवन है, ठीक है। फाइंड में बताना आपके पास टाइम कितना दरकार होगा, टू फाइंड टाइम, आपने टाइम को फाइंड करना, आपके पास टाइम कितना होगा, ठीक है। सॉल्यूशन में लिखें आप, सॉल्यूशन हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 N। तो आप जानते हैं आपके पास जो फोर्स इक्वल होगा चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, फोर्स इक्वल चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। PF माइनस PI हमारे पास चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यहां से आपने T फाइंड करना, तो T को इधर ले, तो फोर्स आपके पास नीचे डिवाइड हो गई, ठीक है। इन दोनों का रिप्लेस करें, T इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, F इधर मल्टीप्लाई इधर का डिवाइड हो जाएगा। यहां से PF आपके पास कितनी वैल्यू आ रही, PF माइनस PI 22 है, F मेरे पास 20 है, ठीक है। F मेरे पास कितना आ रहा है 20 है, दोनों को डिवाइड करें, मैंने कहा 1.1 आपके पास आए 1.1 सेकंड, ठीक है, 1.1 सेकंड, मतलब आपके पास 22 मोमेंटम्स को चेंज करने के लिए कितना टाइम दरकार होगा। अगर आपके पास 20 न्यूटन आपके पास कुव्वत दरकार हो, ठीक है,
22 न्यूटन मोमेंटम को चेंज करने के लिए कितना टाइम दरकार होगा। अगर आपके पास उसकी कुव्वत 20 N हो तो आपके पास टाइम कितना लगेगा, 1.1 सेकंड लगेगा। ठीक है, यहाँ पास अब मेरे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.9। अब हम 3.9 को करते हैं अभी। इधर मेरे पास क्या है, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके पास क्या होगी बड़े पैमाने पर। ठीक है, बड़े पैमाने पर 5 किलोग्राम के ब्लॉक हमारे पास गिवन दिया गया है, मतलब ठीक है ना। कह रहा है हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ऑफ मैस 5 किलोग्राम and the horizontal marble floor. The coefficient of friction between wood and marble is 0.6. वगैरह बड़े पैमाने पर 5 किलोग्राम के ब्लॉक और मार्बल के उफकी फर्श के दरमियान रगड़ की कुव्वत कितनी है। ठीक है, अगर लकड़ी और मार्बल के दौरान आप 10 तक रगड़ का तनाव क्या होगा। ठीक है, कह रहा है अभी बड़े पैमाने पर 5 किलोग्राम के ब्लॉक और मार्बल के उफकी फर्श के दरमियान रगड़ की कुव्वत कितनी है। आपने बताया रगड़ की कुव्वत कितनी है। ठीक है, तो आपके पास जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसका जो तनाव दिया गया है वो आपके पास लकड़ी और मार्बल के दरमियान उसका जो तनाव है वो आपका 0.6 है, मतलब उसकी जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.6 है। गिवन डाटा सबसे पहले आप लिखेंगे मैस मेरे पास कितना भी 5 किलोग्राम। ठीक है, एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। आपने यहां से चीज को फाइंड करना है। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आप जानते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इक्वल 10 मीटर पर सेकंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को बेटा शो करते हैं म्यू एस से, जिससे भी म्यू एस माइक्रो एस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपके पास कितना है 0.6। ठीक है, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन 0.6 दिया गया आपके पास। तो आपने फाइंड क्या करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। टू फाइंड आप गिवन में तो टू फाइंड आप करेंगे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके पास होता है एफ एस, तो ये आपने फाइंड करना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ एस को आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां से आप जानते हैं कैलकुलेशन में लिखेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल किसके होता है, कैलकुलेशन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ एस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल। तो यहां से आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 ले रहे हैं, मास आपके पास 5 है, ग्राम आपके पास कितना 10 आ रहा है। 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मेरे ख्याल में ये बनेगा 30 बनेगा, ओनली 30 न्यूटन। कितना बनेगा अभी 30 न्यूटन। आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिजल्ट में आप मेंशन करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके पास कितनी हो गई, 30 N हो गई। अगर आपके पास एक 5 किलोग्राम मैस है, का ब्लॉक का मैस है। ठीक है, और उसका जो लकड़ी और मार्बल के दरमियान जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो आपका 0.6 है। तो आपने बताना है 5 किलोग्राम की मैस को बनाने के लिए कितनी आपके पास फोर्स दरकार होगी। तो फोर्स मेरे पास ऑफ फ्रिक्शन होगी 30 न्यूटन, 30 N। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं भी। अब हम न्यूमेरिकल 3.10 करते हैं जी। हमारे पास हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ 0.5 किलोग्राम टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। 0.5 किलोग्राम का जिस्म बनाने के लिए, की बॉडी बनाने के लिए कितनी आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। ठीक है, अब 50 सेंटीमीटर दास के दायरे में आपके पास 3 मीटर की रफ्तार के साथ हरकत करने के लिए, मतलब आपके पास 50 सेंटीमीटर का दायरा है। ठीक है, उसमें आपने 3 मीटर की रफ्तार से हरकत करने के लिए 0.5 किलोग्राम की आपने 0.5 किलोग्राम का आपने एक बॉडी तैयार करनी है। तो बताना उसका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी। 0.5 किलोग्राम का जिस्म बनाने के लिए
कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी। अगर आपके पास एक रद्दास दिया गया है, एक दायरा दिया गया है, ठीक है, वो 50 सेंटीमीटर है। अगर 50 सेंटीमीटर के दायरे में आपने 3 मीटर की रफ्तार रखनी है, कितनी मीटर की रफ्तार रखनी है? 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आपने बताना कि 50 सेंटीमीटर के दायरे में 3 मीटर की रफ्तार से एक 0.5 की आपने बॉडी तैयार करनी है, तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होगी? गिवन डाटा में लिखेंगे आप, गिवन डाटा में आप मेंशन करें यहाँ पे भी। तो यहां से आप गिवन डाटा में लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मेरे पास मैस कितना है? 0.5 किलोग्राम। मैस मेरे पास आ रहा है 0.5 किलोग्राम, ठीक है। तो आप जानते हैं कि रेडियस मेरे पास कितना दिया गया है? रेडियस ऑफ सर्कल 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 50 को 100 पे डिवाइड करें, तो आपके पास जब 50 को 100 पे डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर है 0.5 मीटर। 0.5 मीटर। तो रेडियस सर्कल मेरे पास 0.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने यहां से 0.5 मीटर है रेडियस सर्कल, तो यहां से पास स्पीड, उसकी स्पीड कितनी है? विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। स्पीड को शो करते हैं v से, ठीक है। स्पीड आपके पास आ रही है 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। मैस 0.5 किलोग्राम, रेडियस आपके पास 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को आपने मीटर में चेंज किया 0.5 मीटर। स्पीड आपके पास 3 मीटर आ रही है। फाइंड आपने क्या करना है? सेंट्रीपिटल फोर्स। टू फाइंड, क्या फाइंड करना आपने? सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है आपने। पेडल फोर्स इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स को आप मेंशन करते हैं Fc से, इक्वल आपने फाइंड करना, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे Fc से। तो आप कैलकुलेशन में लिखें, कैलकुलेशन Fc सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होता है मैस मल्टीप्लाई बाय स्पीड स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। मैस मल्टीप्लाई बाय स्पीड मल्टीप्लाई बाय रेडियस और स्पीड का आप स्क्वायर से मेंशन करेंगे। मैस मेरे पास 0.5 आ रहा है, स्पीड मेरे पास कितनी आ रही है? 3 का स्क्वायर, रेडियस 0.5, ठीक है। रेडियस भी आपके पास 0.5 आ रहा है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.5, 9। तो आपका जो आंसर है 9 न्यूटन, 9 N। तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स की कितनी जरूरत होगी? 9 न्यूटन की, ठीक है। 9 न्यूटन वो तरफ 0.5 की बॉडीज को बनाने के लिए आपके पास जो फोर्स है वो 9 होनी चाहिए, ठीक है। कितनी फोर्स होनी चाहिए? 9 फोर्स होनी चाहिए। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4 चैप्टर स्टार्ट करते हैं भी।